आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया की मुआशी सूरत हाल की वजह से एक और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा है। मिनी बजट ने कहा जाता है कि उन्हें गैर मकबूल किया, उनकी पोजीशन को कमज़ोर किया, फिर वो दबाव को बर्दाश्त ना कर सकें और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, क्या वजूहात थी, क्या सिर्फ ये मुआशी वजूहात थी या वजूहात कुछ और भी थी, और अब क्या होने जा रहा है, आइंदा का मंजरनामा क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में गुलाम हुसैन अमान साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। काउंसलर मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से आपका ताल्लुक है। मेरे साथ कैसर चौधरी साहब मौजूद हैं, रहनुमा टूरी पार्टी, और काउंसलर शाहिद नदीम सिंधु साहब मौजूद हैं, लेबर पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब, ये क्या हुआ है, बरतानवी वज़ीर आज़म को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा? काफी ज्यादा टोरी पार्टी के अंदर से जो है वो दबाव था, चूंकि जब से जो है वो जी लिज़ ट्रस जो है वज़ीर आज़म बनी है, बरतानिया की जो माशी हालत है वो दिन ब दिन जो है वो मजीद खराब होती जा रही थी। और जो भी इन्होंने वादे किए थे कि मैं बरतानिया की मईशत को संभालूंगी, वो बिल्कुल इनका कहें कि कोई गुर जो है वो कारगर नहीं हुआ, बल्कि इनका जो चांसलर थे इनको जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। उनको सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया गया। जब वो अमेरिका मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे तो उनके फौरी तौर पर तलब करके जो है वो बरतानी वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो इनकी दूसरी पॉलिसी थी इमिग्रेशन के हवाले से, वो भी काफी तनकीद की ज़द में थी। तो इन्होंने जो है वो जो होम सेक्रेटरी थी गुज़िश्ता रोज, उनसे भी इस्तीफा तलब किया। तो काफी ज्यादा दबाव अब जो है वो टोरी पार्टी के मेंबरान की तरफ से बढ़ता जा रहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी, बल्कि बरतानिया की जो माशी हालत है वो मजीद खराब हो रही है। और लोड शेडिंग का जो तलवार लटक रही है बरतानी अवाम के ऊपर, के उन्हें जो है वो जनवरी से 3-3 घंटे की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो और दूसरा टोरी पार्टी के अंदर से जो है वो बड़ी शदीद मुखालफत शुरू हो चुकी थी। और 3-4 रोज से जो है वो दबाव था बरतानी वज़ीर आज़म पर कि वो इस्तीफे के मामले पर सोचे, लेकिन वो नहीं कर रही थी। लेकिन आज जो उनकी चेयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर जो है वो जो एक तरीकाकार है कि जो सीनियर अरकान पार्लियामेंट होते हैं वो उसको सारी सूरत हाल बताते हैं वज़ीर आज़म को, और जिसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म ने फिर मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। अब जब तक जो है वो नए वज़ीर आज़म का चुनाव नहीं होता, वज़ीर आज़म का ये अपना फैसला है मुस्तफ़ी होने का गुलाम हुसैन साहब, या पार्टी ने फैसला किया और उनसे कहा कि अब आप इस्तीफा दे दें? देखिए, बज़ाहिर तो वो यही शो कर रही है कि उनका अपना फैसला है, लेकिन एक्चुअल सूरत ये है कि पार्टी के अंदर से बड़ा शदीद दबाव था, काफी प्रेशर था कि आप इस्तीफा दे दें। और आप एक दो बातें और भी हैं जो कि शायद अभी कबल वक्त है वो कहना, लेकिन काफी ज्यादा जो है वो इस हवाले से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी उनके कुछ ऐसे बयान थे जिसको जो है वो पार्टी के अंदर पसंद नहीं किया गया, और उस दिन से जो है वो इनकी पार्टी के अंदर मुखालफत बढ़ी हुई है। और लेकिन माशी सूरत हाल पर अगर तो मैंने आपको सूरत हाल बताई, उसके हवाले से तो काफी तकलीफ दे सूरत हाल है इस वक्त बरतानिया की, और जिसको बरतानी वज़ीर आज़म जो है वो कोई भी क्लियर प्लान नहीं दे सकी, कोई भी पॉलिसी नहीं दे सकी, बल्कि जो इन्होंने मिनी बजट पेश किया था, आप कह लें कि वो इनके गले पड़ गया, और जिसकी वजह से जो इन्हें वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। जी सादिक साहब, चले मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, आप बताइए सर। जी 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 बात यह है असद के ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी तो जा चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो पॉलिसी थी वो कॉस्टेड नहीं थी। उन्होंने जो दिल आया वो कह दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और जो उन्होंने चांसलर लगाया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने भी जो मिनी प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं उन्होंने की कि क्या वो डिलीवर कर सकेंगे उस मिनी बजट को, ना नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए जो था यहाँ पे हालात, माशी तौर पे हालात बहुत ही खराब हैं इस वक्त। यकीन करें कि पाकिस्तान की मैं कल अपने डिप्टी हाई कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, अभी बहुत ही खराब हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक गैस का यूनिट था असद, वो मैं 16 पेंस उसके दे रहा था 1 किलोवाट के, अभी वो जो सेम कंपनी है वो 98 पेंस किलोवाट मांग रही है। तो लोग कैसे उसको अफोर्ड करेंगे? इन्होंने कोई कॉस्टिंग प्रॉपर की नहीं। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, इनकी ये एक्चुअली ये लिब डेम पार्टी की मेंबर हुआ करती थी जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उस वक्त ये लिबरल डेमोक्रेट पार्टी में थी, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका कोई चांस नहीं आगे आने का,
तो शी जंप द शिप एंड शी वेंट फॉर कंजर्वेटिव पार्टी। अभी ये हुआ है कि उन्होंने द हाईएस्ट पॉसिबल जो ओहदा मिल सकता था वो उन्होंने ले लिया है, लेकिन साबित यह हुआ है कि वो केपेबल नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बनने के लिए। अभी उनकी मीटिंग हुई ग्रैहम ब्रेडी के साथ, जो कि द मोस्ट पावरफुल कमेटी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो है 1922 कमेटी। तो ग्रैहम ब्रेडी ने उसको कहा कि द बेस्ट थिंग इज यू रिजाइन, अदरवाइज वी विल हैव टू सैक यू। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई पार्टी चेयर से जैक बेरी के साथ, उनकी आज सुबह मीटिंग हुई और जैक बेरी ने भी उनको कहा कि पार्टी मेंबर जो हैं, लॉट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर ये रिजाइन नहीं करेंगे तो हम इनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक फ्रैकिंग के ऊपर वहां पे पार्लियामेंट के अंदर वोट आया था और लॉट्स ऑफ पीपल आर अगेंस्ट फ्रैकिंग, वो इसको वोट नहीं देना चाहते थे। देयर वर लॉट्स ऑफ आर्म ट्विस्टिंग, तो वो आर्म ट्विस्टिंग से इनकी वो जो पॉलिसी थी फ्रैकिंग की वो पास हुई थी पार्लियामेंट से। नहीं तो अगर ये ओपन वोट उनको दे कभी भी पास नहीं होती। तो वो जो था एक किस्म का, वो कह रहे थे कि इसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर तो एक पहले दिन से ही चल रहा था, यकीन करें कि शी वाज़न्ट ए गुड चॉइस। लेबर कंजर्वेटिव पार्टी के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, या टूनिस थे या ये थे। मगर उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी आप ये देखें कि लेबर पार्टी के लीडर जो है उन्होंने भी अभी बयान दिया है। एड डेवी जो हमारे लिबरल डेमोक्रेट के पार्टी के जो चेयर लीडर है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि फ्रेश इलेक्शन इज द ओनली मैंडेट दिस कंट्री कैन हैव। अभी वो इलेक्शन कॉल करते हैं या नहीं करते, नॉर्मली इनका जो प्रोसेस है लीडर चुनने का वो 3 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि 1 वीक के अंदर जो है वो नया लीडर जो है उसको मुंतखब करेंगे। तो ये इसी तरह रश करते रहेंगे तो दे गोना ब्रिंग आवर कंट्री टू इट्स नीड। मसला तो ये है ना कि ये लेबर कंजर्वेटिव पार्टी का मुल्क नहीं है। इलेक्शंस मसले का हाल है, फ्रेश मसले का हाल तो यही, मेरी नजर में तो फ्रेश मसले का हाल यही है कि लेबर पार्टी के लीडर ने भी यही कहा है और लिब डेम के लीडर ने भी यही कहा है। मगर प्रॉब्लम ये आता है कि आगे ठंड आ रही बड़ी, और इतनी सर्दी के अंदर जो है, मेरे किस्म कोलीग जो है उन्होंने मैसेजिंग की है, इतनी सर्दी के अंदर जो है वो टर्नआउट बड़ा कम होगा। और मगर मुझे नहीं लगता कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो फ्रेश इलेक्शन कॉल करेगी। असल जैसे मैं कह रहा था कि ये कंजर्वेटिव पार्टी का मुल्क नहीं है, ये मुल्क हम सबका है, हम सबका मुल्क है। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी पे हो या नहीं हो, सही है, ये सब रेजिडेंट जो है बिल्कुल सही है। मैं सही है, चले मैं जरा राय ले लूं शाहिद नदीम सिंधु साहब से भी जी, फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं। शाहिद नदीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म क्यों नाकाम हो गई, क्या वजह हुई कि 44 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया असद। बेसिकली ये सिर्फ मौजूदा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं है जो पिछले माह मुंतखब हुई थी, जो विदिन 45 डेज 45 डेढ़ माह के अंदर अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी के आपस में इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, उनके जो अंदर अपने ग्रुप्स हैं उनमें इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि अभी कोई चाराकार नहीं है कि कैसे उस गवर्नमेंट को चलाया जाए। और अभी हमने देखा है कि पिछले चंद सालों के दौरान जैसे डेविड कैमरून ने इस्तीफा दिया, फिर थेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ा, फिर बोरिस जॉनसन को देना पड़ा, अब ये लिज ट्रस्ट है, ये एक बहुत कम मुद्दत में ऐसे हो रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जब ये बरसरे इक़्तिदार आई हैं पिछले माह, तो इन्होंने जो कैबिनेट चुनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर से ही, और उसमें से जो अतमाद का फुकदान पाया जाता था कंजर्वेटिव पार्टी के जो अरकान पार्लियामेंट है उनके दरमियान भी। और उसी को काउंटर करने के लिए जब ये क्वासी कार्टिंग जो चांसलर थे उस वक्त के, उन्होंने जब मिनी बजट पेश किया तो एक बड़ा शोर गुबार हंगामा हुआ। इवन जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है और जो मालियाती अदारे हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह और बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उनमें से काफ़ी ऐसी एक आवाज़ें उठी जिससे वो खुश नहीं थे, मुतमईन नहीं थे इस पॉलिसी से। और उसी को लिज ट्रस्ट ने कवर करने के लिए जो एक दूसरे दड़े से जर्मी हंट जो इस इलेक्शन में खुद भी उम्मीदवार थे वजीर आजम के जब लिज ट्रस्ट थी, तो उनको बनाया ताकि वो सारी चीज़ों को टैकल किया जा सके। और जब वो बने तो उस वक्त उन्होंने सारे का सारा वो बजट जो था वो रिवर्स कर दिया जो क्वासी कार्टिंग ने किया,
और ये जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि क्वासी कार्टिंग यानी एक ऐसा एम्प्लॉय जो बॉस ने उसे कहा कि ये काम करो और उसने वही काम किया और उसको इसी वजह से ही छुट्टी कराना पड़ी कि जो बॉस ने काम किया उस वजह से। तो जर्मी हंट ने आते ही उसको सारा रिवर्स किया और साथ लिज ट्रस ने ये भी तासर देने की कोशिश की कि अब हम अच्छे तरीके से बढ़ेंगे चलेंगे, लेकिन साथ ये भी सवाल उठने शुरू हो गए कि इंचार्ज कौन है, ये वजीर खजाना इंचार्ज है या वजीर आजम इंचार्ज है। तो वो जर्मी हंट के सारे इकदामात, क्योंकि जो भी इकदामात रिवर्स किए वो तो वजीर आजम के कहने पे किए गए। तो अब फिर ये अभी जो सूला ब्रेवमैन का हुआ है और जो गुज़श्ता रात पार्लियामेंट में, मैं उधर पार्लियामेंट के पास ही एक मौके पे मौजूद था, वहाँ जो कुछ मेंबरान पार्लियामेंट थे उन्होंने जो बयान किया कि किस तरह गुज़श्ता रात उनको यानी ना सिर्फ ज़बानी बल्कि जैसे वो कहते हैं कि फिजिकल एग्रेसिवनेस के साथ भी मेंबरान पार्लियामेंट को वोट देने पर मजबूर किया गया। कंजर्वेटिव के मेंबरान पार्लियामेंट है और जो स्पीकर हैं लिंडजी हॉयल, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च कर दी है उसकी वजह से। और जो मौजूदा पार्लियामेंट मेंबरान वहाँ दूसरी पार्टी के बता रहे थे कि इट्स नॉट अ गुड रिस्पेक्ट। तो ये जो सारे जो इकदाम हैं वो इस बात पर मुंतज हुए और उनके लिए कोई चारा नहीं रहा। बेसिकली तो जब ये वज़ीर आज़म बनी थी तो 1 साल तक इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता था, लेकिन ये सूरत हाल यानी 1.5 महीने के अंदर इतनी खराब हो गई कि सारा कुछ उन्हें अपने रूल चेंज करने पड़े। जो 92 कमेटी है जो कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करती है, ग्राहम ब्रेडी जिसके साथ आज मुलाकात हुई, तो उन्होंने सारा ये चेंज किया और इसको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो सूरत हाल का हाल ये इस्तीफा नहीं है, जो सूरत हाल का असल हाल आम इंतखाबात ही हैं, क्योंकि जब तक ये ऐसे चलता रहेगा तो ये अंदर से आप जो सारी सिचुएशन है इसमें मुल्क नुकसान में जाता रहेगा। तो मुल्क की बेहतरी के लिए यही है कि आम इंतखाबात का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। जी बिल्कुल सही है, आम इंतखाबात क्या बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले गुलाम हुसैन साहब मुख्तसरन अगर आपसे जानना चाहूँ कि क्या हालात आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जा सकते हैं, सही कहा है शाहिद नदीम सिंध साहब ने, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो 3-4 वज़ीर आज़म अपने ही पार्टी के ट्राई कर ली हैं और कोई काम जो है वो नहीं हो रहा, आप कह सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है लेबर पार्टी का ही लग रहा है कि आगे 2 रूटी का चल रहा है और लेबर पार्टी भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है काफ़ी दिनों। और अब ये इलेक्शन जब होंगे तो ज़ाहिर है फिर पता चलेगा, लेकिन नए इलेक्शन की तरफ बात जा रही, जिसका सादिक साहब ने कहा कि इलेक्शन यहाँ पर अमूमन जो है वो मई जून में होते हैं। तो अगर 2-3-4 माह जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर गुजार भी ले रहे कि नए इंतखाबात करवाए जाएंगे और वक्त से पहले इंतखाबात होंगे, यही लग रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम हुसैन अमान साहब। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कैसर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा टोहरी पार्टी हुकूमती पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। हम हालात व वाक़यात का जायज़ा ले रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आइंदा क्या होने जा रहा है। हमारे साथ बहुत ही सीनियर सियासतदान मोहम्मद सादिक साहब भी मौजूद हैं। सादिक साहब, ये बताइए कि अगर आपके ख्याल में ये जो हुकूमती पार्टी है ये लिज ट्रस को ना बनाती वज़ीर आज़म, किसी और को बना देती, तो आपके ख्याल में वो इन हालात को बेहतर कर सकता था? यानी कि मेरा सवाल यूं है कि लिज ट्रस जो हैं ये उनकी ज़ाती वजूहात की बिना पर या ज़ाती कमज़ोरियों की बिना पर ये मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं, इसको संभाला जा सकता था आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मेरी नज़र में तो जो हमारे चांसलर थे जो इनके मुकाबले में थे लिज ट्रस के सुनस, उनकी पॉलिसी जो थी लिज ट्रस से बहुत बेहतर थी, लिज ट्रस से बहुत बेहतर उनकी पॉलिसी थी। मगर ये मुश्किलात कोई भी आ जाता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता, उसकी मुश्किलात तो थी और उनको कैसे हैंडल करना था, यही तो क्वालिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की। जो लीडर होता है उसकी यही क्वालिटी होती है कि उसकी पॉलिसीज जो हैं वो पीपल को रिप्रेजेंट करे। मगर ये जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं, जैसे वो बोरिस साहब थे, दे थिंक दैट दे हैव एवरीथिंग, उनके पास राइट है टू मैनिपुलेट द सिचुएशन। अगर कोई और भी प्राइम मिनिस्टर कोई आ जाता तो ये हालात इसी तरह के रहने थे, क्योंकि माशी हालात जो हैं इस मुल्क के बहुत खराब हैं इस वक्त। हर तरफ से जो भी गवर्नमेंट है उसको हर तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मगर लिज ट्रस जो थी
उसका डाउनफॉल जो है वो उसकी अपनी पॉलिसी थी। जैसे गुलाम हुसैन ने कहा है कि वो जिसको भी उसका दिल किया है उसने चांसलर बना दिया है, होम सेक्रेटरी बना दिया है, और आपको पता है कि नोबडी वांट्स टू स्टे ऑन ए सिंकिंग शिप। सब जो है वहां से जंप करते हैं कि हम बच जाएं। कोई 12-14 मेरे लोगों से बात हुई, कल भी मैं सिटी में था, तो वो सब वो ये लोग कह रहे थे जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, लिज ट्रस को शुरू से काफी हद तक उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो भी ये कह रहे थे कि वी विल वोट, अगर आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वी विल वोट अगेंस्ट हर। तो वो ये बातें जो सारी थी वो आपको पता है ग्रैम ब्रेडी तक पहुंची, और जैक बेरी जो इनके चेयर हैं, पार्टी चेयर, उन तक जब पहुंचती हैं, नहीं चाहते कि उनके किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उतारा जाए। तो इससे बेहतर यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं दिस इज द सिचुएशन, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप खुद ही रिजाइन कर दें। मगर अब किसको लाएंगे, जो भी लाएंगे, जिसको भी लाएंगे, इलेक्शन तो जो है मेरी नजर में तो मई से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आज तक कोई कभी हुआ नहीं है। एंड ऑफ अप्रैल या मई में इलेक्शन होंगे, क्योंकि अगर सर्दी ज्यादा हो तो टर्नआउट बहुत कम हो जाती है। और इस वक्त जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन में हमारी पार्टी और लेबर पार्टी दे विल डू वेरी वेरी वेल, क्योंकि माशी हालात इस किस्म के हैं कि लोग जो हैं जब आप एमसी पे जा रहे हैं, इफ यू व्हेन यू आर नॉकिंग ऑन डोर्स, यू नो majority of people are saying they're not going to vote for conservative party। जिनसे भी मेरी बात होती है वो कहते हैं कि they have created this mess, so the only people who can sort this mess out is Labour and Lib Dem। तो अब आगे तो पब्लिक वोटिंग जो है वो तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपको पता है कि, मगर हालात ये हैं कि अभी टोरी पार्टी जो है उनको भी पता है सच क्या, अगर वो आज इलेक्शन करवाएंगे तो उनको पता है वो हार जाएंगे, तो वो दे विल ट्राई टू लिंगर ऑन एज लॉन्ग एज दे कैन। क्योंकि आज तो अगर इलेक्शन 4 महीने में 3 महीने में मगर इन मसाइल का फिर हल है क्या, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं कैसर चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर अगर आप इजाज़त दीजिएगा। कैसर चौधरी साहब, पहले तो ये बताइए कि क्यों पार्टी की तरफ से दबाव था लिज ट्रस पे कि वो ओहदा छोड़ दें? क्या उनका इंतखाब गलत किया गया था? क्या वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी, या फिर उन्होंने खुद दबाव में आकर या अपनी तनकीद की जद में आकर ये इस्तीफा दिया है? ये हुआ क्या? 44 दिन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। देखें, लास्ट आपके प्रोग्राम में भी मैंने इस पे बात की थी कि अगर तो उन पे प्रेशर बढ़ता है, और जो जैसा कि कल हमारी होम सेक्रेटरी जो हैं वो भी रिजाइन कर गई हैं, तो वो बात कर रहे थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी, तो वो इस तरह नहीं करेंगी, वो खुद ही रिजाइन कर जाएंगी। प्रेशर तो था ऑफ कोर्स, जो कोलीग हैं, जो पार्टी में बाकी लोग हैं, उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया, और वो समझ रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पाई हैं उस तरह से जैसे से उन्होंने उसको चांसलर को चेंज किया। तो फिर प्रेशर तो था उन पे बहुत, और मेरे ख्याल में वो फिर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकी है उन्होंने। लेकिन क्या 44 डेज में किसी की कारकर्दगी को जांचा जा सकता है सर? 44 डेज आर इनफ टू जज एनीबॉडीज परफॉर्मेंस आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं, मैंने आपके जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें भी कहा है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन देखें, ये अभी ग्लोबल एक इशू है, सिर्फ यूके में नहीं है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि अगर वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती हैं, अगर डिलीवर नहीं कर सकती हैं उस तरह से, तो अगर फिर पार्टी की डिमांड है, जो बाकी जो सीनियर उनकी कैबिनेट है वो भी अगर उन्होंने भी डिमांड किया है, मुझे 100% उसका इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उन्होंने कहा है कि मैं डिलीवर नहीं किया है। बहुत थोड़ा टाइम था, इतने टाइम में कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। अगर कोई और भी आएगा तो उसके लिए भी मुश्किल होगी, इतने टाइम में वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं तो उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, सिचुएशन ऐसी बनी है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कभी नेक्स्ट वीक में तक हमें जो है वो इलेक्ट करना होगा अपना प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें पैनी रशिया देखें, लगता है कि उन दोनों का कॉन्टेस्ट होगा, तो बड़ी एस्टोनिशिंग सिचुएशन है, अभी बड़ा मुश्किल है। देखें अब क्या होता है। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हमें जो है वो अपना न्यू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है। सही, आपने मगर ये कहा कि जो भी आएगा उसके लिए मुश्किलात होंगी और उसके लिए परफॉर्म करना मुश्किल होगा, तो आपकी इस बात से तो लगता है कि होप्स नहीं है, हालात इतने पेचीदा हैं कि
कोई भी आएगा वो शायद परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो फिर इस सिस्टम को कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो सादिक साहब मौजूद हैं और शायद नदीम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि फिर तो आपको फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। ये देखें, जैसे कि पहले भी अभी किसी भाई ने कहा है कि जनरल इलेक्शन अभी नहीं हो सकते हैं। एक तो यहाँ के वो वेदर का भी होता है, और फिर हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है, तो अभी हम जनरल इलेक्शन नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि थोड़े से हालात जो है वो बेहतर हो जाएं, स्मूथ हो जाएं, तो वरना जो है वो जनरल इलेक्शन तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जो भी आएगा उसके लिए मुश्किल होगी, इतना ईजी नहीं होगा। मैजिक तो कोई भी नहीं कर सकता है ना, जो भी आएगा उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और मैं इस चीज के हक में था कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और देखें, थोड़ा सा टाइम लगता है डिलीवर करने में, फौरन से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इलेक्शन जो है वो भी जो मौजूदा हालात बने हैं कैसर चौधरी साहब, कैसर साहब, ये जो मौजूदा हालात बने हैं, इसके की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज हैं, या फिर जो आलमी हालात इस नौयत के हो गए थे कि ये मुआशी हालात, इसमें बजट आना ही आना था, लिस्ट ट्रस्ट ना भी होती तो भी ये मिनी बजट आना था, कोई और भी होता तो यही होना था जो लिस्ट ट्रस्ट ने किया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी भी बात हो रही थी पहले थोड़ी देर, कि बोरिस जो है उन्होंने अच्छा डिलीवर किया, और वो इन सब से ज्यादा फेवरेट थे जी। अगर वो उस तरह से मैनेज नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में और किसी के लिए भी मुश्किल होगी। और ये भी हो सकता है तो उनको भी लाने की बात की जा रही है, हो सकता है उनको लाया जाए, जिसके फेवर में मैं नहीं हूँ। तो ये तो किसी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। आप देख लें, जो कहीं भी दुनिया में वो कोई किसी मुल्क का भी आप ले, वहाँ के हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें जो भी आएगा नया प्राइम मिनिस्टर, या अगर उसके लिए मुश्किल होगी, तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, तो कुछ हालात बेहतर हो सकते थे। लेकिन चलें, उनका डिसीजन है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो चलिए मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं, फिर मैं शायद नदीम मैं ख्याल सादिक साहब भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, बल्कि शायद नदीम साहब से भी राय लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे शायद नदीम साहब ये बताइए कि आप कह रहे थे कि भी फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आलमी हालात इस किस्म के हैं कि वो बहुत से मुल्कों पर असरअंदाज हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी महंगाई की से परेशान होकर एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत तब्दील की, मगर उन्हें आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पर आलमी हालात इस किस्म के थे कि उन्हें भी मुश्किल फैसले करने पड़े और वो भी गैर मकबूल हुए। तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, कोई और हुकूमत आएगी वो क्या कर सकेगी? हालात तो आलमी हालात ऐसे हैं कि इन शायद ऐसे ही सफ़र करना पड़े जो भी हुकूमत आए उसे। जी, उसमें बिल्कुल आपने कहा कि आलमी हालात के हवाले से और भी जो दोस्त हैं उन्होंने बात की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आलमी हालात में कुछ इतने अच्छे आसार नहीं है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो ममालिक हैं वो एक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस की, जर्मनी की। अब ये एक पॉलिटिकल विल की बात होती है। जो पॉलिटिकल विल मौजूदा हुकूमती पार्टी में नहीं है, अब जो आम आवाम है उनके मसाइल हल करने के लिए, क्योंकि उनका फोकस है जो बिल्कुल वो जो टॉप रिच बिलियनर्स हैं उनके ऊपर फोकस है। जो मतवसत तबका है, जो जरा इवन जो मिलियनर्स हैं, वो भी उनका फोकस नहीं है। तो ज्यादातर उनकी पॉलिसियों से, जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से पता पहुंच रहा है, उनको पहुंच रहा है। फ्रांस ने जैसे किया है कि उन्होंने जो अपनी EDF एनर्जी है कंपनी, उसको नेशनलाइज कर लिया है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे एनर्जी की प्राइसेस को। जर्मनी ने 67 बिलियन जो है यूरो वो मुख्तस किए हैं ताकि एनर्जी क्राइसिस को वो डील कर सके और आवाम को वो रीबेट दे सके। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अप्रैल में एक डबल प्राइस होगी, अब ये अक्टूबर जो स्टार्ट हुआ है इसमें फिर डबल प्राइस होगी और दोबारा फिर बातें हो रही प्राइस बढ़ने की। तो ये क्लियरली शो कर रही है कि मौजूदा हुकूमत में कोई पॉलिटिकल विल नहीं है आवाम के मसाइल हल करने में। और उसके अलावा इतना लंबा अरसा ये जो हुकूमत चल रही है, अरसा 12 साल से, तो अवाम तंग आ चुके हैं। और ये बरतानवी रियासत का असूल है कि जो भी, जैसे टोनी ब्लेयर आया था, उसने एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री 97 में ली, फिर उसके बाद सेकंड इलेक्शन आए, उसमें भी कामयाब हुए, तो एट द एंड फिर उतनी मकबूलियत नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा कंजर्वेटिव हुकूमत है वो नहज तक पहुंच चुकी है। जैसे आपको याद हो, मौसम सख्तियां आती रहती हैं। जो पिछले इलेक्शन हमारे हुए 2019 में, वो दिसंबर में हुए थे अगर आपको याद हो, तो जो बिल्कुल सख्त सर्दियों का महीना होता है,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के अलावा हल कोई नहीं है। जैसे पिछले साल जो आम इंतखाबात हुए थे, पिछली दफा जो आम इंतखाबात हुए थे 2019 में, वो दिसंबर में हुए थे, जो सख्त सर्दियों का महीना यहाँ पे होता है। और इसके अलावा जो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर सिलेक्ट करने का तरीका कार है कि ये 68 लाख का मुल्क है, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो एक बहुत कम तादाद के मेंबरान है, लाइक 1.5 लाख जो मेंबरान है, वो चूज करते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन हो। जो मैंडेट की जो कोई उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, कोई ऐसा कोई दलील नहीं समझ आती है, कैसे 68 लाख के लोगों के नुमाइंदा सिर्फ 1.5 लाख बंदे चुने। तो इसलिए जो मौजूदा हुकूमत, मेरा ख्याल है कि अपना मैंडेट खो चुकी है, और ये लिज ट्रस ने अपने बयान में भी कहा है कि जो मुझे मैंडेट मिला उसमें मैं पूरा नहीं उतर रही, इसलिए उसने रिजाइन किया, क्योंकि एमपी का भी प्रेशर था, और एमपी भी जानते हैं कि जब इलेक्शन में हम जाएंगे तो हमें जीतने के लिए मुश्किल होगी। तो इसके लिए इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्यों नए इलेक्शन की बात हो रही है, कि अगर नया लीडर भी कंजर्वेटिव पार्टी अपने अंदर बिल्कुल ठीक है, तो फिर इन मुद्दों को हल नहीं। बिल्कुल सही है। ये बरतानिया से आवाजें उठ रही हैं कि फ्रेश इलेक्शन में जाया जाए, ये बाकी और भी रहनुमाओं की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। मगर इसमें सादिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मजबूरी तौर पर कहा जा रहा है कि जी जो मुआशी फैसले थे वो उनके गैर मकबूल होने और फिर इस्तीफे की वजह बने, लेकिन स्पेसिफिकली आप क्या मेंशन कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैसले थे जो उनको मजबूरन करना पड़े और उसकी वजह से उनकी पोजीशन खराब हुई? कौन से ऐसे स्पेसिफिक मुआशी फैसले थे? एक दो चीजें मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरे भाई कैसर साहब ने ये कहा है कि 44 दिन उनको मिले हैं। मैं ये एग्री करता हूँ उनसे कि 44 दिन के अंदर किसी को जज करना फेयर नहीं है, लेकिन आपकी पॉलिसी तो राइट डायरेक्शन में हेड कर रही हो ना। आपकी पॉलिसी गलत थी। पहले इनका जो चांसलर था उसने आते ही जो कि टॉप रेट था 45 पेंस, वो उन्होंने खत्म कर दिया। उससे वो क्या ये उनकी पर्सनल पॉलिसी थी या पार्टी की पॉलिसी थी? पार्टी के अंदर भी तो एक निजाम होगा सर। आई थिंक इट्स देयर पर्सनल पॉलिसीज, क्योंकि लिज ट्रस्ट जो थी ना, उसने विदाउट कॉस्टिंग, उसने कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं की अपनी ना, जो उनका दिल किया है। यही तो जो ऋषि सुनक था उसने उसको कई दफा चैलेंज किया है कि जो तुम्हारी पॉलिसीज हैं, यू हैवंट कॉस्टेड देम प्रॉपर्ली। तुम कह रही हो मैं टैक्स कट कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन कैसे करोगे? पैसे कहां से आएंगे? तो यही प्रॉब्लम था लिज ट्रस्ट का। और फिर ऋषि सुनक जो था उसने कहा हुआ था कि कोऑपरेशन टैक्स जो है वो 18% से 25% पे मैं लेके जाऊंगा, जस्ट टू गेट सम मनी फॉर द कंट्री। लेकिन इसने जो था वो 18 के ऊपर ही रखा, और फिर जो था बाद में उसको 25 के ऊपर कर दिया। जो 45% टैक्स रेट था उसको भी इन्होंने खत्म किया, और बाद में 2 वीक के बाद उसको जब पब्लिक ने शोर करना शुरू किया तो उसको भी 45 के ऊपर कर दिया। आप जैसे मैंने कहा कि 44 डेज हो या 144 डेज हो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि योर पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। मुसीबत तो ये थी कि उनकी पॉलिसी जो थी वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही। वो सुबह को कोई फैसला करती थी, रात को कोई फैसला करती थी। जैसे संधू साहब ने कहा, मैं लास्ट पॉइंट अपना, कि ये पार्लिमानी निजाम है भाई। पार्लिमानी निजाम में तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका फैसला जो भी पार्टी आएगी, अभी आप देखें लेबर पार्टी जो है उनके भी मेंबर ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन उनका लीडर होगा। लिबडेम के मेंबर ही सिलेक्ट करते हैं कौन उनका लीडर होगा, बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो नहीं है हमारे पास ना, ये तो पार्लिमानी निजाम है। और इसमें कहा उनके 100,000 या 200,000 वो ही सिलेक्ट करेंगे कौन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। और कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त मेरी नजर में, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। उनको पता है कि वो काफी हद तक सीटें लूज करेंगे, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक आफ्टर 4। जी असद जी बिल्कुल सही है। लेकिन कैसा साहब ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि नहीं सर्दी होती है, जाना नहीं चाहिए, जा नहीं सकते इलेक्शन से पहले, लेकिन आपके जो मुखालिफ सियासी पार्टीज हैं वो समझते हैं कि आप इसलिए नहीं जाएंगे इलेक्शन में क्योंकि आप गैर मकबूल हैं और आप इसे लिंगर ऑन करना चाहेंगे ताकि अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकें। ये वजह है आपकी फौरी तौर पर इलेक्शन में ना जाने की? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, तो कुछ अर्से के बाद पब्लिक भी जो है वो चेंज चाहती है। ऑफकोर्स आप कितना भी अच्छा डिलीवर करें, कुछ भी करें, वो जैसा कि उन्होंने कहा है कि रीबेट जर्मनी में या फ्रांस में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमने रीबेट दिया है, पैकेजेस अनाउंस किए हैं जो लोअर इनकम उनके लिए ना, वो रिच लोगों के लिए नहीं है, जो लोअर इनकम है तबका है उसके लिए पैकेजेस अनाउंस किए गए।
फिर एनर्जी कैब की भी बात की गई। ठीक है, उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, हम भी बहुत सी चीज़ों से डिसएग्री करते हैं कि उनकी वो राइट नहीं थी जिसकी वजह से वो फेल हुई, और उन्होंने इसको एडमिट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैंने डिलीवर नहीं कर सकी हूँ, और वो रिजाइन कर गई हैं। जहाँ तक इलेक्ट करने की बात है तो वो इस टाइम जो पिछले इलेक्शन में हमारी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है, तो जो वो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं, चाहे वो लिबरल हो, लेबर हो या कोई भी हो, वही इलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। वो ये तो नहीं होगा कि बाकी पार्टियों के जो मेंबर है वो भी वोट करे इसके लिए। तो जनरल इलेक्शन होगा तो उसमें फिर जो भी पार्टी विन करेगी, मेजोरिटी में आएगी, वो फिर इलेक्ट करेंगे। लेकिन बिल्कुल सर्दियों में यहाँ पे बड़ा इसमें कोई शक नहीं है कि हम चाहते हैं कि डिले हो, लेट हो, ताकि हमें भी थोड़ा सा वो हमारा भी रूट जो है वो स्मूथ हो जाए इलेक्शन तक। लेकिन सर्दियों में आप भाई को भी पता होगा कि यहाँ पे बड़ा माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है, फिर आपने कंपेनिंग करनी है, आपने जाना है, कन्विंसिंग करनी है, बाहर लोगों को जाना है, मिलना है, तो इज बिट डिफिकल्ट। इसमें भी रियलिटी है कि इतना इजी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि और बहुत से इशू थे, उनकी पॉलिसीज भी थी, लेकिन देखें ब्रेक्सिट है, फिर कोविड की वजह से, फिर जो ये ग्लोबल एक इशू है उसकी वजह से ऋषि साहब कैसे नीचे ले आते, वो भी बोरो करते, इन्होंने भी बोरो करना था। तो इसका कोई हल तो किसी के पास भी एक फौरन से है नहीं। अब देखें ना, कल फर्ज करें पीटीआई पाकिस्तान में आ जाएगी तो आपको क्या लगता है कि वो सारे हालात ठीक कर देंगे? नहीं, उनके लिए भी मुश्किल होगी। और अगर किसी दूसरे कंट्री में देखें तो वो ऐसे ही होगा, आने वाली लोगों के लिए एक मुश्किल होगी जी, इतना ईजी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन जो है वो थोड़े से अभी इतनी जल्दी नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक तक जो है वो हमारा न्यू जो कैंडिडेट है, देखें वो इलेक्ट हो जाएगा, और हमने उसके लिए अभी वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वोट भी ना हो शायद। तो अभी तक चलें, बिल्कुल ठीक है। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आप कहते हैं इलेक्शन आना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त खराबियां हैं उसके लिए आपके पास अब क्या प्लानिंग है? जो नया शख्स आएगा उसके पास मार्जिन क्या होगा, ऑप्शंस क्या होंगे, वो क्या कर सकेगा, रूम कितना है, उसके पास स्पेस कितनी है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शायद नज़ीम साहब ये बताएं कि अगर जैसे कि आपका मुतालबा था कि फ्रेश इलेक्शंस हों, लेकिन जाहिर है जो हुकूमती पार्टी है वो इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाएगी, तो आपके ख्याल में जो भी नया शख्स आएगा बतौर वज़ीर आज़म, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे कि जो लिस्ट से मुख्तलिफ भी हो, जो अनपॉपुलर भी ना हो, और जो लोगों को रिलीफ भी दे? ऐसा रास्ता मौजूद है? जी, उसमें जैसे सादक साहब ने पहले बिल बजा फरमाया था कि पॉलिसी है उनकी जो सिमत है वो दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो बल्कि अवाम को रिलीफ भी मिले, जो ऐसा नहीं हो सका था। और जो मैंने इलेक्शन की बात की थी वो इस वजह से की थी, जैसे डेविड कैमरून प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह थरीसा में आई, तो उन्होंने महसूस किया कि चूंकि मैं डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुई थी, अवाम ने मुझे डायरेक्ट मैंडेट नहीं दिया था, डेविड कैमरून को दिया था और हमारी पार्टी को दिया था, तो उन्होंने तरजीह दिया नए इलेक्शन में जाने को। उसके बाद फिर जब बोरिस जॉनसन आए तो बोरिस जॉनसन ने भी फिर दोबारा नए इलेक्शन 2019 में करवाए। तो उसकी जो मैंने बात की थी उसकी बेस ये थी कि चूंकि जब मैंडेट मिला वो बोरिस जॉनसन और कंजर्वेटिव पार्टी को मिला, और हमने देखा कि लिज ट्रस जब आई तो उतना मैनेज नहीं कर सकती। अभी ये कोई खास बात नहीं कही जा सकती कि आने वाला जो भी कोई शख्स और खतून प्राइम मिनिस्टर हो वो आया कि वो वाकई मुआशी हालात को इस सिमत में लेके जाएगा, क्योंकि हमने देखना यह है कि मुल्क की बेहतरी देखनी है, या अगर मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इलेक्शन हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कंजर्वेटिव पार्टी को इसमें कोई हिचकिचाना चाहिए, ताकि जो भी कोई लीडर आए वो फ्रेश मैंडेट से आए, जिसको अवामी मैंडेट भी हासिल हो, ताकि अवाम भी उस पर एतमाद करें जो पार्टियों के मेंबर नहीं है। तो उसकी ये वजह थी। लेकिन अभी जो पिछली रेस में भी जो थे, जैसे जर्मी हंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं नए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, कैंडिडेट नहीं बनूंगा। तो अभी तो पता नहीं है कि कौन से आएंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, उनका साबका तजर्बा क्या होगा, आया वो भी इसको संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे। और फिर एतमाद का जो फुकदान देखा जा रहा है कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, वो एक बड़ा रीजन है जो हालात को इस सिमत में ले जाता है। जैसे बोरिस जॉनसन के दौर में हुआ, अब ये लिज ट्रस के दौर में हुआ, तो क्या वाकई ऐसा कोई नया जो प्राइम मिनिस्टर होगा या होगी उसके पास यूनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जिसपे वो तमाम फैक्शन है कंजर्वेटिव पार्टी के, उनको इकट्ठा करके लेके चले और मुल्क की जो इकोनॉमी को इस सूरत हाल से लेके जाए जो वाकई अवाम की बेहतरी आए, जो उसमें टैक्सों से रिलीफ मिले, अवाम की जो कुव्वते खरीद है वो बढ़े,
बेशुमार अब यूनियन जो है स्ट्राइक कर रही हैं। आप किसी भी यूनियन का नाम लें, पोस्टल यूनियन हो, रेलवे यूनियन हो, नर्सिंग की हो, एजुकेशन की हो। क्यों? क्योंकि अवाम तंग आए हुए हैं। उनकी जो जरिया मुआश है वो कम से कम होता जा रहा है, परचेजिंग पावर जो है वो कम से कम होती जा रही है, सैलरियां बढ़ नहीं रही, और जो अखराजात हैं जैसे गैस है, इलेक्ट्रिक है, और लोग मजबूर हो गए हैं कि वो हीटिंग पे जाएं या ईटिंग पे जाएं। जो अपने बच्चों के लिए खाने की टेबल पे कुछ लेके आए या हीटिंग के बिल पे करें, तो लोगों को ये करना मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से एक जरूरत है ऐसे हम जहद किस्म के लीडर की जो मुल्क को सही सिमत में लेके जाए। ठीक है, नहीं मगर सही है, लेकिन एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर सादिक साहब एनर्जी प्राइसेस तो पूरी दुनिया में अप हुई हैं। हर जगह पर लोगों के जो है वो बिजली के बिल हैं, एनर्जी बिल्स हैं, वो बहुत महंगे आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी कुव्वत से ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या यह मुमकिन होगा ना वज़ीर आज़म के लिए कि वो उस पर सब्सिडी दे सकें या कोई और इसका हल निकाल सकें? कोई हल मौजूद है इस वक्त आपके ख्याल में? असद, किसी के पास भी लिब डेम आ जाए, लेबर आ जाए या कोई और आ जाए, किसी के पास भी मैजिक वॉन्ड तो नहीं है ना जो कि सब हालात जो हैं उनको ओवरनाइट वो ठीक कर देंगे। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अगर आपकी पॉलिसी राइट में जा रही है तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। जैसे संधू साहब ने कहा, संधू साहब भी मेरे भाई, वो भी बिजनेस में है। अभी आप, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, आप अंदाजा लगाएं कि मेरे एक पेट्रोल स्टेशन की 67,000 किलोवाट जो है वो बिजली है। अभी वो अगर £1 में 1 किलोवाट का दूंगा, 67,000 पाउंड मैंने सिर्फ बिजली का दे दिया, तो मुझे बचेगा क्या? और मैं स्टाफ को इंक्रीज क्या उनकी पे करूंगा? मैं तो खुद स्ट्रगल करूंगा सर्वाइव करने के लिए। तो इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और मेरे जो दूसरे कोलीग हैं, दे माइट डिसएग्री विद मी। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, मेरे बच्चे जो हैं, असद आप ये बात हैरान हो गए कि मेरी बेटी और बेटा मुझसे पूछते हैं कि डैडी चैरिटी बिगन्स एट होम। अभी हमने पता नहीं कितने मिलियन पाउंड यूक्रेन को दिया है टू फाइट रशिया। अभी वो कहते हैं कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ में पैसे चाहिए, यूनियन को पैसे चाहिए, स्टाफ को इंक्रीज चाहिए। व्हाई डोंट वी स्पेंड दैट मनी ओवर हियर? व्हाई डू वी वांट टू गिव इट टू यूक्रेन टू फाइट रशिया? मगर ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो आपको पता है हर जगह होता है। पॉलिटिक्स को तो आप किसी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते, मगर किसी के पास भी मैजिक वॉन्ड नहीं है। और आई डोंट थिंक कि कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन में अभी जाएंगी। उनको पता है, आपको पता है, आप माशाल्लाह इतने टॉप जर्नलिस्ट हैं कि कोई भी पार्टी जिसको पता है कि इस वक्त उनको लैंडस्लाइड नहीं मिलेगी या उनकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन सकेगी, तो वो कोशिश करेंगे जितना भी लिंगर ऑन कर सकें करें, ताकि कुछ वो हालात, माशी हालात कुछ अगर बेहतर कर सकें, तो उनकी जो है, अगर वो लैंडस्लाइड नहीं करें तो एटलीस्ट कुछ रीजनेबल सीटें तो वो जीत सकेंगे ना। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि कंजर्वेटिव जो है वो ज्यादा सीटें जीत सकेंगी। और बीइंग ए लिब डेम, यू नो, पीपल यही कह रहे हैं कि लिब डेम और लेबर जो है उनकी कोलिशन होगी। मैं कल अपने डिप्टी हाई कमिश्नर साहब से भी बात कर रहा था, यही डिस्कस हम कर रहे थे कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी नहीं जीतती और उनके पास मेजोरिटी नहीं होती, क्या लिब डेम जो है वो कोलिशन में जाएगी लेबर के साथ? असल मैं लास्ट में ये कहता हूँ कि हम कंजर्वेटिव पार्टी की कोलिशन में गए थे लास्ट टाइम 2010 में, लेकिन हमारे पास उसका 54 सीट्स थी। क्योंकि आप अपोजिशन में होते हैं, आप के लिए वादे करने बड़े आसान होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये वो कर देंगे अगर हम पावर में आ गए। जब हम कोलिशन में चले गए, गवर्नमेंट में आ गए, वी हैड टू मेक वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस। तो उन डिफिकल्ट डिसीजंस हमारी जो बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने बहुत तफसील से सूरत हाल का नक्शा खींच दिया और ऑप्शंस भी हमारे सामने रख दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी, शाहिद नदीम साहब आपका भी, कैसे चौधरी साहब आपका भी शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।